हेलो बच्चों आज की क्लास में मैं ऐसी कुछ प्रॉब्लम कराऊंगा जहां कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी दोनों इस्तेमाल होते हैं। तो ये कुछ ऐसी सिचुएशन होगी जिससे आपका दिमाग पूरा खुल जाएगा। इससे पहले अब तक इस चैप्टर में मैं आपको कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के एप्लीकेशन पढ़ा चुका हूं और पिछली क्लास में मैंने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का कंसेप्ट सिखाया था। आज इन दोनों का एप्लीकेशन कहाँ कैसी प्रॉब्लम में अप्लाई किए जाते हैं, ये क्या इनका तरीका है, वो सारे सिखाऊंगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं ऐसी कुछ प्रॉब्लम से। कंसेप्ट आपको पढ़ा हुआ है, तो यहाँ कोई थ्योरी नहीं है आज की क्लास में, केवल एप्लीकेशन है, कैसे न्यूमेरिकल्स करते हैं, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो जैसे ये दो ब्लॉक है, इसका मास m1 है और इसका मास m2। ठीक है बच्चों, एक स्प्रिंग है, हमने इन दोनों के बीच में एक स्प्रिंग रख के उसको कंप्रेस कर दिया। ये पिछली क्लास में बच्चों मैंने यह क्वेश्चन आपको बताया भी था। ठीक है, कि वेलोसिटी के रेशियो पूछे थे, मैंने इसको कंप्रेस कर दिया। x इस कंप्रेशन, ठीक है, x इसका कंप्रेशन है बच्चों, ये क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। इसको कंप्रेस करके अब छोड़ दिया, तो भाई ये क्या होगा, इसे भागेंगे ना। तो फाइंड द स्पीड ऑफ ईच मास व्हेन स्प्रिंग इन नेचुरल लेंथ। मतलब स्प्रिंग जो है नेचुरल लेंथ में आ जाएगा। देखो बच्चों, समझ रहे हैं आपको, जैसे t इक्वल टू 0 पे इसको मान लो कि भाई हमने इसको कंप्रेस कर रखा है, तो जैसे ही इसे फ्री छोड़ दोगे तो भागेंगे ना ये। तो स्प्रिंग ऐसे यहाँ आ गया, स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में आ गया, तो ये m2 और ये m1, इसकी वेलोसिटी v2 और इसकी वेलोसिटी v1। क्लियर है, हमें v1 v2 कैलकुलेट करना है। तो देखो हमें समझ में आ रहा है कि यार इस सिस्टम को पूरा एक सिस्टम मान ले, अगर इस सिचुएशन को ये पूरे को, इसको पूरे को एक सिस्टम मान ले, तो रेस्टोरिंग फोर्स जो है स्प्रिंग का, इधर भी फोर्स लगा रहा होगा kx और इधर भी फोर्स लगा रहा होगा kx। तो ये तो इंटरनल फोर्स हुआ ना सिस्टम का, बाहर से तो कोई फोर्स नहीं है। इसका मतलब हम यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, लीनियर मोमेंटम। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, शॉर्टकट में लिखा है। ठीक है, देखो बच्चों क्या लिखा जाता है, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल। कब लिख करते हैं ऐसा, जब बाहर से कोई फोर्स ना हो। आपको कि सर आपने कंप्रेस किया था तभी तो उसे कंप्रेस करा था, हाँ किया था, एक्सटर्नल फोर्स लगाया था, लेकिन अब छोड़ दिया ना, हटा दिया फोर्स, टी इक्वल टू 0 पे उसे कंप्रेस करके छोड़ दिया। अब तो हमारा फोर्स नहीं है ना, और फोर्स हिस्ट्री पे डिपेंड नहीं करता, पढ़ चुके हैं हम बेसिक क्लासेस में। तो इसका मतलब अब हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं, यहाँ बाहर से कोई फोर्स नहीं है। तो इनिशियल मोमेंटम ये भी रेस्ट में, ये भी रेस्ट में। ठीक है, यहाँ पे आके v1 माइनस m2, चलो इसको प्लस मान लेते हैं, इसको माइनस, पॉजिटिव में जा रहा है, ये नेगेटिव में। क्लियर है, अब देखो m1 v1 इक्वल टू m2 v2। समझा बच्चों, ये आ गया। यहाँ से v1 बाय v2 का रेशियो आ सकता है, ये मैंने पिछली क्लास में भी कराया था, लेकिन आज वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो अगर वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो v2 दो, v1 v2 दो अननोन है, तो दो अननोन के लिए एक इक्वेशन और चाहिए, एक से तो नहीं सॉल्व हो सकते। तो अब हम क्या करें, तो देखो बच्चों अब हमें जरूरत पड़ रहा है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का। क्यों, इस सिस्टम पे बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा, ठीक है, इंटरनल फोर्स है, उससे तो मोमेंटम कंजर्व हो गया। लेकिन हमें यहाँ ये भी दिख रहा है कि यार यहाँ पे कोई ना नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ना हो तो सिस्टम की जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो कंजर्व रहती है। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, तो मैं बच्चों तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा देते हैं बच्चों। देखो क्या लिखेंगे, के इनिशियल, यू इनिशियल, के फाइनल, यू फाइनल। ठीक है, ऐसे ही ना। मुझे बताओ बच्चों, इनिशियल कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी तो 0 है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, आपके एक्स स्क्वायर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। ठीक है, इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी, साथ में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0।
क्योंकि स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में आया, देखो लिखा है उस टाइम बताया ना जब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में, तो स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में आ गया। ठीक है, हमें V1 V2 पूछ रहा है, तो मैंने क्या काम किया, हाफ ax1 स्क्वायर हाफ m1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 V2 की वैल्यू बच्चों यहाँ से m1 V1 अपॉन m2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे लिखा, लिख सकते हैं ना बच्चों, और ये इक्वल टू हो गया। तो देखो V1 का स्क्वायर कॉमन ले लो बच्चों, हाफ m1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ, देखो m2 का स्क्वायर एक m2 बढ़ जाएगा, m1 स्क्वायर अपॉन m2 V1 का स्क्वायर हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ से हाफ कट गया सारा। यहाँ पे बच्चों देख सकते हो V1 स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर बचेगा, यहाँ जाएगा m1 कॉमन ले लो, या m1 प्लस m1 स्क्वायर m2, ठीक है, इक्वल टू के एक्स। ठीक, देखो बच्चों m1 कॉमन ले लो, ये m1 m2 हो जाएगा, V1 स्क्वायर m1 1 प्लस m1 बाय के एक्स स्क्वायर, V1 आ गया अंडर रूट ऑफ के एक्स स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 इंटू m1 m2। क्लियर है बच्चों, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो m1 नीचे जाएगा यहाँ पे इंटू, ये m1 नीचे, अब m1 V1 आ गया, ये V1 की वैल्यू, अब V1 की वैल्यू यहाँ पे रख दो तो V2 आ जाएगा। क्लियर है, तो हमने इस क्वेश्चन से सीखा कि कैसे आप एक प्रॉब्लम में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी दोनों अप्लाई करने पड़ रहे हैं, क्योंकि दो अननोन थे। ठीक है, बहुत प्यारे क्वेश्चन होते हैं बच्चों मैकेनिक्स के ये, और इससे आपकी मैकेनिक्स का कंसेप्ट बनता है। अब देखो इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बच्चों ऐसे एक ट्रैक है, देखो नीचे स्मूथ सरफेस है, ठीक है, स्मूथ सरफेस है, और ये मास m है, m नॉट, ये m नॉट मास है। ठीक है, देखो बच्चों नीचे स्मूथ है, ये स्पीड u, ठीक है, एक ब्लॉक को कहीं भी फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है, और ये वर्टिकल सेगमेंट है इसका, जो वेज है ना, ये इसका वर्टिकल सेगमेंट है। आपसे पूछा जा रहा है उस टाइम वेज की स्पीड बताओ, इसको इनिशियल स्पीड दी है, ये रेस्ट में इनिशियली t इक्वल टू 0 पे, ये रेस्ट में, और इसको स्पीड देके फेंक दिया। फाइंड द स्पीड ऑफ वेज when block will move on vertical part of wedge। ठीक है, तो इस वेज के वर्टिकल पार्ट पे चल रहा होगा। सेकंड, फाइंड स्पीड ऑफ, ये स्पीड नहीं पूछा इसमें, फाइंड द मैक्सिमम हाइट up to which block can move। ठीक है, कितनी मैक्सिमम हाइट तक जा सकता है ब्लॉक, ये बताना है बच्चों। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत क्लासिकल सा। देखो बच्चों हमने इसको यहां से छोड़ दिया, देख दिया, तो ये जब इस, अभी तक जब ये यहाँ पे चल रहा होगा, जैसे मैं एक सिचुएशन दिखाऊं कि जब ये यहाँ चल रहा होगा, तो यहाँ इनके बीच में कोई फोर्स नहीं होगा वेज के और ब्लॉक के, है ना। फोर्स कहाँ लगना शुरू होगा, जब ये इस ट्रैक पे ऐसे चले, जैसे फॉर एग्जांपल ये यहाँ है, तो इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगना शुरू हो, नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे भी लग रहा है, लेकिन इंक्लाइंड होना शुरू हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन, और उसका एक कंपोनेंट इसको रोकने की कोशिश करेगा m नॉट को।
सही बात है, इसकी स्पीड कम होगी। साथ में ये जो एरो है, इसकी डायरेक्शन, इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा जो इस ब्लॉक को इधर की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा। ये भी सही बात है, वही आएगा ना, इसका एक इधर की तरफ आएगा कंपोनेंट, है ना, समझ रहे हो बच्चों? ऐसे तो इसका मतलब इसकी स्पीड बढ़नी शुरू हो जाएगी। बढ़नी क्या मतलब, मोशन आना शुरू हो जाएगा, स्पीड और बढ़ती जाएगी। अभी तो शुरू में तो रेस्ट में था ये। इसका मतलब जब ये यहाँ वर्टिकल प्लेन में चल रहा होगा तो ये भी एक स्पीड से चल रहा होगा, और जब ये वर्टिकल चल रहा है मान लो इसकी स्पीड v बाई है ना बच्चों, एक होगी इसकी स्पीड जब ये इसके ट्रैक पे ही इस ब्लॉक वेज के साथ चल रहा है आगे की तरफ, तो हॉरिजॉन्टल स्पीड तो दोनों की सेम होनी चाहिए नहीं? तो जो इसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड होगी इसकी, इस ब्लॉक की, वही वेज की स्पीड होगी, है ना, तभी तो इसके साथ चल रहा होगा इसके ऐसे। हाँ ये अलग बात है कि इस ब्लॉक के पास एक वर्टिकल स्पीड भी होगी, लेकिन साथ में एक हॉरिजॉन्टल स्पीड भी होगी, हाँ? और वो हॉरिजॉन्टल वेज की और ब्लॉक की दोनों की सेम होगी। क्लियर है बात? अब एक बात सोचो, क्या यहाँ एक्सटर्नल फोर्स है? आपको लगेगा नहीं, लेकिन है। वेट, ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसका मतलब ये तो वेट है। तो यहाँ पे यानी कि एक्सटर्नल फोर्स आ गया, तो मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। आपका आंसर आएगा आपका कि सर नहीं। लेकिन बच्चों हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो नॉर्मल एक्शन के कंपोनेंट है, लेकिन वो इंटरनल है। अगर मैं इस पूरे को सिस्टम मान रहा हूं तो नॉर्मल एक्शन तो इंटरनल फोर्स हुआ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। तो हम इस क्वेश्चन का ये पार्ट बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हैं बाय अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अगर मुझे ये पता करना हो कि हॉरिजॉन्टल स्पीड पता करनी है और मैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन लगा सकते हैं। क्यों बच्चों? क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है। तो देखो पी इनिशियल, पी फाइनल, इनिशियल मोमेंटम एम नॉट यू, और ये क्या हो जाएगा, एम नॉट वी एक्स प्लस एम इंटू वी एक्स। वी एक्स कितना आ गया बच्चों, एम नॉट अपॉन एम नॉट प्लस एम इंटू यू। ठीक है, ये पार्ट था पहले। ठीक, समझा बच्चों? बताओ, क्लियर है इतनी बात? अच्छा, अगर मैं कहूं कि इस टाइम ब्लॉक की स्पीड कितनी है, तो ब्लॉक की स्पीड कितनी है बच्चों, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, दो कंपोनेंट है उसके पास, है ना। तो अगर मैं उसकी स्पीड लिखना चाहूँ तो ब्लॉक की स्पीड है अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। ये तो अंडरस्टूड बात है भाई, ये टू डायमेंशन मूव कर रहा है, ऊपर भी जा रहा है और हॉरिजॉन्टली भी चल रहा है। फिलहाल ये बात नहीं पूछी आपसे, आपसे पूछा कि मैक्सिमम ब्लॉक कितना ऊपर जा सकता है। तो मैक्सिमम जाने का मतलब तो वर्टिकल वेलोसिटी जीरो कर देनी है। तो अगर मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है, मान लो यही पॉइंट मैक्सिमम हाइट का है, तो यहाँ पे वी एक्स कितना हो जाएगा, जीरो, है ना। कैसे कैलकुलेट करें, सोचो बच्चों। तो ये तो हमने इसको ऐसे दिया था, और वो एनर्जी कंजर्व नहीं है इसमें अकेले, वो इसमें भी शेयर हो गई। आप ये भी कह सकते हो सर इनिशियल इसकी अकेले की एनर्जी से कंपेयर करके ना, वो एनर्जी पूरे सिस्टम की हम पढ़ेंगे यहाँ पे, पूरे सिस्टम की। तो इसका मतलब हम यहाँ क्या करें, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाएं। भाई वर्टिकल है ना, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तो यूज हो चुका। अब क्या याद करें, तो क्या याद किया जाता है ऐसे हालात में, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या लिखेंगे, ए इनिशियल, यू इनिशियल, ए फाइनल, यू फाइनल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम नॉट यू स्क्वायर, इनिशियल एनर्जी जीरो। फाइनल काइनेटिक एनर्जी बोलो एम नॉट जी एच, ठीक है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी, भाई पोटेंशियल एनर्जी इसकी एम नॉट जी एच नहीं होगी, एच साइड तक गया। साथ में इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी बच्चों। कौन कौन सी, हाफ, ब्लॉक भी हॉरिजॉन्टली चल रहा है और वेज भी हॉरिजॉन्टली चल रही है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसको, हाफ एम वी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये हो जाएगा हाफ एम नॉट यू स्क्वायर एम नॉट जी एच प्लस हाफ एम नॉट प्लस एम इंटू वी एक्स। और वी एक्स की वैल्यू बच्चों ये है, बाय फर्स्ट हाफ एम नॉट यू स्क्वायर एम नॉट जी एच हाफ एम नॉट प्लस एम, और वी एक्स का स्क्वायर एम नॉट यू स्क्वायर अपॉन
प्लस का होल स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर है ना, एक स्क्वायर इससे कट जाएगा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ एम नॉट यू स्क्वायर माइनस एम नॉट यू स्क्वायर एम नॉट प्लस एम इंटू टू एम नॉट जी एच, एच की वैल्यू लिख दो यहाँ से, ठीक है, तो में आ गया बच्चों, सारे गिवन वैल्यू है ये। तो इस तरीके से ऐसा क्वेश्चन हमने एक और देखा जिसमें कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी दोनों इस्तेमाल हो रही थी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है, इसमें एक वेज है, ठीक है, अ, देखो ठीक है, एक ब्लॉक है यहाँ पे, इसका एम नॉट मास है और इसका कैपिटल, ठीक है, ऑल सरफेस आर स्मूथ, कहीं भी फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है, ऑल सरफेस आर स्मूथ, ठीक है, और ये एच हाइट है, ये एंगल है बच्चों, ठीक है। हमसे पूछा जा रहा है अगर हम इसको फ्री छोड़ दें तो ये वेज के ऊपर रखा हुआ है तो ये नीचे जाएगा तो वेज इधर जाएगी, ये क्वेश्चन हम लॉज ऑफ मोशन में कर चुके हैं। तो आज क्वेश्चन ये नहीं पूछा, आज पूछा है कि अगर वेज ये ब्लॉक यहाँ आ जाए, जिस टाइम ये ब्लॉक यहाँ होगा तो वेज कितनी स्पीड से मूव कर रही होगी, ठीक है, ये क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन है फाइंड द स्पीड ऑफ वेज व्हेन ब्लॉक रीच द बॉटम, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है कि जब ब्लॉक बॉटम को रीच कर जाएगा। देखो बच्चों, मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ कि जैसे आपको सीक्वेंस बनाना है फिजिक्स में, सबसे पहले अभी आपने पहले चैप्टर में पढ़ा इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल, जब वो फेल हुई तो आपने सीखा इंटीग्रेशन अप्रोच, है ना, फिर उसके बाद आपने उसका शॉर्टकट देखा लॉज ऑफ मोशन से, फिर उसका शॉर्टकट देखा वर्क एनर्जी थ्योरम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, और जब वो कम पड़ा तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। आज हम क्या सीख रहे हैं कि एक ही सिचुएशन में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कब लगता है, ठीक है, तो आज ऐसे क्वेश्चन देख रहे हैं, तो इस तरीके से आपका ये सीक्वेंस बन जाएगा, और ऐसी भी सिचुएशन आएंगी फिर ये भी कम पड़ जाएगा, तो फिर आगे आएगा अगले चैप्टर में कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये इनिशियल, ओ अभी जल्दी हो गया ये, देखो हमसे पूछा जा रहा है बताओ ये जब यहाँ पहुंचेगा तो स्पीड कितनी होगी, तो बच्चों पहले ये देखो, जब ये ऐसे चल रहा होगा, मान लो ये किसी टाइम यहाँ पहुंचे तो ये ऐसे की तरफ चलेगा, यहाँ पहुंचे, एक मिनट, भाई कुछ ऐसे हालात होंगे, ठीक है, तो देखो ये ब्लॉक यहाँ पहुंच गया, ठीक, और ये इधर चल रहा है, इसकी स्पीड हमने मान ली v, हमें ये कैलकुलेट करना है, तो ये रेस्ट में था इनिशियल, ठीक है बच्चों, रेस्ट से रिलीज हुआ। देखो बच्चों, हम क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी पता कर दी, मान ली, ये थोड़ा इजी रहता है रिलेटिव वेलोसिटी सोचने के लिए, भाई अगर कोई आदमी यहाँ बैठा हो तो उसको तो ऐसे सीधा जाता हुआ दिखाई देगा ना, तो इस केस में जब भी ऐसा क्वेश्चन है रिलेटिव वेलोसिटी मान लेना ज्यादा बेटर होता है। तो वी आर क्या है, वेलोसिटी ऑफ वेज, ओ वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज, ठीक है, ये मान। कुछ एक बात सोचो, यहाँ क्या लीनियर मोमेंटम कंजर्व हो सकता है, क्या कंजर्वेशन में मैकेनिकल एनर्जी लग सकती है, तो यहाँ देखो ये एक ऑब्जेक्ट रखा होता है नीचे जा रहा है, बच्चों मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व हो क्योंकि फ्रिक्शन ही नहीं है, ठीक है, वो तो होगी, साथ में लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व हो। यहाँ दो अननोन हो गए, एक तो इसकी स्पीड और एक इसकी स्पीड, यानी कि दोनों कंसेप्ट एक साथ लगाने पड़ेंगे आपको, ठीक है, तो क्यों ना चलो पहले कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे फोकस करते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में लगा सकते हो ये बताओ आप बच्चों, कंजर्वेशन जैसे ही चल रहा होगा ऐसे रखा होगा तो इसके बीच में नॉर्मल रिएक्शन लगा और एक वेट लग रहा होगा, वेट की वजह से नीचे जा रहा है ये, तो वर्टिकल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व नहीं हो सकता क्योंकि वेट लगा हुआ है,
हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी बाहर से फोर्स नहीं लग रहा है, जो है इनका इंटरनल फोर्स है, फ्रिक्शन भी नहीं है यहाँ पे, तो इसका मतलब लीनियर मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में कंजर्व होगा। क्लियर है? अब देखो P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल अलोंग एक्स, ठीक है, समझ रहे हो बच्चों? अब देखो हम क्या कर रहे हैं, अलोंग एक्स एक्सिस इनिशियल मोमेंटम 0 है ना, m नॉट वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक प्लस m इंटू माइनस, ठीक है बच्चों, पीछे जा रहा है ये, ठीक है, तो यहाँ एक रिलेशन बन गई m नॉट वी बी इक्वल टू m। फिर ये क्या लिखा आपने, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक इन एक्स डायरेक्शन लिख देता हूँ, समझ रहे बच्चों, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक इन एक्स डायरेक्शन, है ना, इसकी, और ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। अब मैं यहाँ थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, तो ये एंगल थीटा दे रखा होगा, ये भी थीटा, इसका इधर कंपोनेंट कितना होगा, वी आर कॉस थीटा, है ना, वी आर कॉस थीटा, और नीचे की तरफ वी आर साइन थीटा, ठीक है बच्चों? अब थोड़ा समझो यहाँ, देखो आप एक बात सोचो, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज इन एक्स डायरेक्शन लिखना जा रहा है, ऐसे तो लिखा जाएगा भाई, एक्स डायरेक्शन में लिखना है तो वी बी डब्ल्यू, वी वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक माइनस वेलोसिटी ऑफ वेज इन एक्स डायरेक्शन, तो यहाँ एक्स लिख देता हूं मैं, ठीक है, क्लियर है? देखो बच्चों, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज इन एक्स डायरेक्शन क्या है देखना, ये नहीं है सोचो, रिलेटिव वेलोसिटी लिख रहा है वी आर कॉस थीटा, वी बी एक्स हमें चाहिए था, माइनस वी डब्ल्यू एक्स वेलोसिटी ऑफ वेज इन डायरेक्शन इन एक्स डायरेक्शन, तो कितनी है बच्चों, उल्टा जा रहा है ना, माइनस सी, ठीक है, वी बी एक्स कितना आ गया, वी आर कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस, और ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों क्या करो, ये जो वी बी एक्स की वैल्यू है ये फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, पुट इन फर्स्ट, ठीक है, तो एम नॉट वी बी एक्स दैट इज वी आर कॉस थीटा माइनस वी, ठीक है, इक्वल टू एम इंटू वी, क्लियर है? देखो एम नॉट वी आर कॉस थीटा माइनस एम नॉट वी एम वी, ये इधर राइट में ले जाओ तो v कॉमन आ जाएगा, एम नॉट वी आर कॉस थीटा अपॉन एम नॉट प्लस, ठीक है, इसे इक्वेशन ए मान लेते हैं। ये जो भी किया आपने अब तक वो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम किया, ठीक है, और थोड़ी सी रिलेटिविस्टिक फॉर्मूला लगाया रिलेटिव वेलोसिटी का, ठीक है। अब बच्चों दो अननोन है, इसकी स्पीड और इसकी स्पीड, है ना, वी आर, तो इसका मतलब दो एप्लीकेशन चाहिए आपको, तो एक तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर दिया, दूसरा क्या करें, तो बच्चों अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, चलो यहां नहीं ऐसे लिखते हैं, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है बच्चों, बिल्कुल ऐसे हिंदी में लिखेंगे, एकदम हिंदी बोले तो मतलब सिंपल, ऐसे हमेशा ऐसे किया, जब तक आपके कंसेप्ट बढ़िया बिल्डअप नहीं होते बिल्कुल बेसिक तरीके से। कई बार बच्चे ऐसे लिखते हैं लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, तो वहां कई बार साइन वाइन गड़बड़ हो जाता है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ब्लॉक यहाँ पे था ना रेस्ट में, तो जीरो, लेकिन रेफरेंस लेवल इसको मान के पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों, इनिशियली एम नॉट जी एच, जब भी यहाँ पहुंचेगा तो वेज की जो वेलोसिटी होगी हाफ एम डी स्क्वायर प्लस ब्लॉक की स्पीड कितनी होगी, तो देखो ध्यान से, ये थोड़ा गौर करने वाली बात, देखो बच्चों इसकी वेलोसिटी ये वाली वर्टिकल है, और वर्टिकल वेज की वेलोसिटी जीरो है, तो वेज के रेस्पेक्ट में ये वेलोसिटी है, लेकिन यही तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में भी हो जाएगी, क्योंकि इसकी तो वेलोसिटी है ही नहीं नीचे की तरफ, समझ आ रही है बात भाई? ये अगर मैं कहूँ वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वी बी, और मैं कहूँ बी चल नहीं रहा तो वी ए बी बी के बराबर होगी नहीं, तो वर्टिकल में नहीं चल रही है ना वेज, तो यही वेलोसिटी इस ब्लॉक की वाई डायरेक्शन में होगी और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, लेकिन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये कंपोनेंट कितना है, तो ये वी बी एक्स है, वो पता कर लिया था हमने कहाँ पे, ये रहा, ठीक है, वी बी एक्स,
वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और वी बी वाई कितना हो जाएगा, ये वी आर साइन थीटा। तो नेट वेलोसिटी कितनी होगी ब्लॉक की, तो अंडर रूट वी बी एक्स स्क्वायर प्लस वी बी वाई स्क्वायर। समझ रहे हो बच्चों? तो जैसे हमें यहाँ लिखना है हाफ काइनेटिक एनर्जी हाफ एम नॉट वी बी स्क्वायर, जिससे वो चल रहा है वी बी स्क्वायर, मतलब ये लिखा जाएगा ना वी बी एक्स स्क्वायर प्लस वी बी वाई का होल स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? तो देखो एम नॉट जी एच हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ये यहां से ना वी आर की वैल्यू लिख लेते हैं बच्चों, वी आर कितना होगा, ठीक है। चलो अभी कर लेंगे इसको, पहले ये सॉल्व कर लेते हैं। हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम नॉट वी बी एक्स स्क्वायर। बताओ बच्चों वी बी एक्स कितना है, कितना है ये वी आर कॉस थीटा माइनस वी का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस वी बी वाई स्क्वायर। वी बी वाई क्या है, वी आर साइन थीटा का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा और ये स्क्वायर, ठीक है। देखो एम नॉट जी एच हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ एम नॉट, है ना। देखो बच्चों ये तो पूरा ऐसे लिखा जाएगा ना वी आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वी स्क्वायर माइनस टू वी वी आर कॉस थीटा प्लस वी आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखो बच्चों हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू का निशान है भाई ये हाफ एम नॉट, इन दोनों को देखो बच्चों यहां से वी आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वो कितना होता है तो वी आर स्क्वायर हो गया, ठीक है, प्लस वी स्क्वायर माइनस टू वी वी आर कॉस थीटा। क्लियर है? देखो थोड़ी सी जगह और थोड़ी सी जगह और मान लेते हैं भाई, कोई और कलर इस्तेमाल करते हैं। अब देखो जैसे आपको पता है एम नॉट जी एच, आपको तो वी कैलकुलेट करना है ना वेलोसिटी ऑफ वेज, तो वी आर की जगह बच्चे यहाँ थोड़ा सा ठीक करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन वी आर की जगह हम लिखेंगे वी एम नॉट प्लस एम, ये जो इक्वेशन है ना ये मैंने वी लिख दिया था, वी आर लिखेंगे, यहाँ से सॉल्व करेंगे एम नॉट कॉस थीटा, ठीक है। देख रहे हो बच्चों वी आर की वैल्यू, उसको यहाँ रखिए हाफ एम बी स्क्वायर हाफ एम नॉट वी आर का स्क्वायर, तो वी स्क्वायर प्लस एम का होल स्क्वायर अपॉन एम नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वी स्क्वायर माइनस टू वी, फिर वी आर की वैल्यू वी हो जाएगा एम नॉट प्लस एम इंटू कॉस थीटा अपॉन एम नॉट कॉस थीटा, ठीक है बच्चों। देखो पूरे एक्सप्रेशन में से इस वाले एक्सप्रेशन में से अगले स्टेप में वी स्क्वायर कॉमन आ गया और बीच में अंदर जो भी बच रहा है वो बचा और एम नॉट जी एच, है ना, यहाँ से वी की वैल्यू आ गई। क्लियर है बच्चों? थोड़ी लेंथी कैलकुलेशन है, तो इंजीनियरिंग के लिए ओलंपियाड के लिए इन सब कंपटीशन के लिए ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया चीज सीखी आपने आज कि कैसे कुछ सिचुएशन में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एक साथ अप्लाई किया जाता है, ठीक है। अगली क्लासेस में बच्चों हम कोलिजन की तरफ बढ़ेंगे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का इस्तेमाल कोलिजन में अप्लाई करके दिखाएंगे, ठीक है। तो अगली क्लास आपकी कोलिजन की होगी। बच्चों अब आपके लिए एक बढ़िया इंफॉर्मेशन है, अगर आप किसी भी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं या 6th क्लास से 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, तो आपके अक्सर जब भी पढ़ाई करते हैं आपके डाउट होते हैं, तो अगर आपके डाउट है और आपको समझ में नहीं आ रहा है टीचर से कैसे पूछे, टीचर अवेलेबल नहीं है, तो इंडिया का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है बच्चों अनअकैडमी, जिस पे मैं प्लस का एजुकेटर हूँ। वहां पे आप, मेरा रेफरल कोड है उज्जवल के लाइव, इसे याद रखें। और कैसे डाउट पूछेंगे मैं ये बताने की कोशिश करता हूँ। देखो आज का डाउट है इस फीचर का नाम, और ये अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे आपको अवेलेबल होगा। और फायदे क्या है, जैसे आपके बहुत सारे डाउट होते हैं बच्चों, और डाउट टीचर 2 4 10 यही बता सकता है, यहाँ अनलिमिटेड डाउट है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। अक्सर क्या होता है बच्चों, जब आप
डाउट लेने बैठते हो और या गूगल पे सर्च करते हो तो क्वेश्चन कुछ और होता है, सोल्यूशन कोई और क्वेश्चन के मिल रहे होते हैं। तो यहाँ वो प्रॉब्लम नहीं है। ये आपकी लैंग्वेज की प्रॉब्लम आती है, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको डाउट मिलेंगे और वीडियो क्वालिटी के साथ। ठीक है, तो अब इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? तो बच्चों सबसे पहले आपके पास अनअकैडमी का लर्निंग ऐप होना चाहिए। लर्निंग ऐप डाउनलोड करें गूगल स्टोर से, प्ले स्टोर से, और फिर अपनी कैटेगरी चूज करो, उसमें रजिस्टर कर लो, सीबीएसई है या नीट है। फिर आस्क डाउट फीचर पे जाओ। आस्क डाउट में आपको जो भी क्वेश्चन है उसका फोटो क्लिक करो बच्चों। उस क्वेश्चन का फोटो क्लिक करके उसको क्रॉप करना है। ठीक है, एक बार में एक ही क्वेश्चन भेजना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एक ही बार में फोटो खींचा कई क्वेश्चन एक साथ, तो फिर मुश्किल होगा। क्रॉप करो इसको, क्रॉप करके सब्जेक्ट चूज करो और बच्चे उसको भेज दो, तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका है आस्क डाउट एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने का तरीका है ये। और एक बढ़िया ऑफर है कि अगर आप 31 मार्च यानी कि आज लास्ट डेट है इसका, इस ऑफर का, अगर आप आज मतलब अनअकैडमी के लर्निंग ऐप से कोई 10 डाउट पूछ लेते हो तो आपको 15 डेज का प्लस का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। ठीक है, तो आप इसे अवेल कर सकते हैं बच्चों, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, वहां से लिंक ले सकते हो आप। और 10 पूरे करने के बाद आपको अनअकैडमी से कॉल आएगी, तो कॉल रिसीव करना है ताकि वो आपको प्रोसीजर बताएं कैसे अप्लाई करते हैं इसके लिए। ठीक है, और आपको अनलॉक करने के लिए एक रेफरल कोड की जरूरत पड़ती है, तो मेरा रेफरल कोड है उज्जवल के लाइव। ठीक है बच्चों, बाय।